नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति, पूरी कंसेप्ट का ही अध्ययन करेंगे। यह है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसकी यूनिट चौथी में ये शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। लोकतंत्र का अर्थ है इसके गुण। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी लिखा जाता है। लोक का अर्थ जनता होता है और तंत्र मतलब व्यवस्था, और प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र शब्द भी प्रजा का मतलब तंत्र होता है, परंतु मुझे लगता है कि लोकतंत्र ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि इसमें लोक का मतलब जनता होता है। प्रजा तंत्र का मतलब प्रजा में कहीं ना कहीं राजा है और प्रजा है, ऐसा महसूस होता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। डेमोक्रेसी का ये अनुवाद है। डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेशिया से बना है, जिसका मतलब जनता का शासन। प्लेटो से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शासन का एक अच्छा रूप नहीं माना गया, परंतु आज शासन का यह सबसे अच्छा रूप माना गया है। इसलिए आज के युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है। इसलिए आज सभी देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र को आदर के साथ देखा जाता है। इसकी परिभाषाएं देखते हैं। इसमें परिभाषाओं के बारे में पर्याप्त मतभेद है। हमने जो सबसे ज्यादा परिभाषा सुनी है वो है अब्राहम लिंकन की, जो 1863 में अमेरिका के गेटिसबर्ग भाषण में उन्होंने परिभाषा दी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह परिभाषा यूनानी दार्शनिक वलियान से प्रभावित है। अरिस्टोटल से बहुतों का शासन माना। लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक वर्ग में न होकर समाज के सदस्यों में है। सीले के शब्दों में लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। डायसी के शब्दों में लोकतंत्र वह शासन है और गेटिल के शब्दों में वह राज्य जिसमें शासन केवल जनता में हो, उसे लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। अतः इस प्रकार इसके बहुत सारे अर्थ हैं। इसके उदारवादी और समाजवादी दृष्टिकोण है। इसे निर्णय करने की विधि के साथ निर्णय करने के सिद्धांतों का समूह है। आदर्श मूल्यों के समूह के रूप में भी माना जाता है। कोई देश कितना लोकतांत्रिक है, इसके कुछ मान्य सिद्धांत भी है। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता है, वैश्विक मताधिकार, प्रतिनिधित्व शासन तथा बहुमत का शासन, व अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व तथा सार्वजनिक, सामाजिक व आर्थिक रूप में लोकतंत्र इत्यादि, ये इसकी कुछ मापदंड है। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या है, क्या गुण है। हालांकि इसके कई सिद्धांत भी हैं, परंतु जल्दी अपने क्वेश्चन में ये पूछे नहीं जाते हैं। तो लोकतंत्र के गुण देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में माना जाता है कि मनुष्य ने शासन के श्रेष्ठतम रूप को खोज लिया है तथा विभिन्न विद्वानों ने इसके गुणों की सूची पेश की है। CD बर्न्स ने इसे आत्मशिक्षा का सर्वोत्तम साधन माना है। इसलिए इसे तानाशाही का विकल्प नहीं कहा जा सकता। इसके गुण हैं, पहले जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता का चुनाव अंतिम रूप से संप्रभुता का निवास होता है तथा यह शासन जनता की सहमति पर आधारित होता है।
तो इसमें व्यक्ति की भलाई का साधन राज्य को माना जाता है तथा राज्य द्वारा जनता का विकास तथा सामाजिक कार्य में उनकी रुचि जागृत करते हैं। इसमें सरकार का भी निरंतर जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा स्वतंत्रता व समानता की भावना। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना रहती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समानता का विकास होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है अतः इसमें नागरिक स्वतंत्रता का महत्व होता है। तीसरा कला, साहित्य व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति तथा विज्ञान पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहता है जिससे इसका विकास होता है, परंतु अधिनायकवाद इन सभी पर नियंत्रण लगाता है। वहाँ विचारों व कार्य की स्वतंत्रता नहीं होती अतः इनका विकास नहीं हो पाता। यह स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व्यवस्थापिका की मनमर्जी से बचाती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है तथा शासन की अनुचित नीतियों के विरोध का साहस देती है तथा शासन की संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी कराती है। पांचवा देखते हैं सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करती है और अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव द्वारा विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने हितों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। इस गुण के कारण ही गेटेल नामक विचार ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला तथा क्रांति से सुरक्षा व विश्व शांति का समर्थक। लोकतंत्र में शासन शक्ति का निवास जनता में होता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियां जनमत के अनुसार तय होती हैं तथा सभी पक्षों को अपनी बात रखने का हक होता है तथा इसमें क्रांति की आवश्यकता क्योंकि जनता किसी से असंतुष्ट होती है तो आगामी चुनाव में अपनी पसंद की नई सरकार चुन सकती है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र व न्याय तंत्र का इतिहास दिखाता है कि उन्होंने विश्व शांति को खतरा था जिससे क्रांतियां हुई, परंतु लोकतंत्र विश्व शांति, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। वह राष्ट्रों में विवाद शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाती है। इससे राष्ट्रों में अच्छे संबंध आते हैं और विश्व शांति बनी रहती है। इसमें हम देखते हैं सार्वजनिक हित में वृद्धि। 7वां पॉइंट है लोकतंत्र के द्वारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की कार्य किया जाता है और सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है जिससे मनुष्य का विकास होता है। 8वें कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से शासन चलाया जाता है। इसमें कार्यपालिका दो भागों में होती है सामान्यतः, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। स्थायी जो कार्यपालिका है सरकारी कर्मचारी है उनका स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा द्वारा एक निश्चित समय के लिए उनको पद पर रखा जाता है जिससे शासन में कुशलता रहती है और कुशल लोगों को ही शासन में लाया जाता है। देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र द्वारा देश की व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है जिससे व्यक्ति देश के बारे में ज़्यादा जागरूक रहता है। उसकी शिक्षा ही ऐसी होती है कि देश के बारे में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़ती है जिससे उसका देश के बारे में जुड़ाव भी बढ़ता है। इससे देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। और 10वां शासक जन कल्याण के प्रति जागरूक। लोकतंत्र में अंतिम रूप से शक्ति जनता के पास होती है। चुनाव होते हैं और एक निश्चित समय के लिए कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। तो शासक जो होता है वो
जन कल्याण के कार्य करता है और वो जागरूक भी रहते हैं, क्योंकि अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते तो आगामी चुनाव में उनको वापस नहीं चुना जाएगा, यह उनको डर रहता है। दूसरा, जहाँ भी पार्लियामेंट है, व्यवस्थापिका ऑफिस होता है, इसमें जो पर्सन पूरक पर्सन द्वारा सरकार भी सचेत रहती है और जनता के हित में कार्य करती है। तो ये हमने लोकतंत्र के गुण देखे, इसमें 10 गुण है और भी हो सकते हैं, ये मुख्य मुख्य को वर्णन किया है। इसके बाद लोकतंत्र के दोष, क्योंकि कोई भी व्यवस्था होती है उसमें कुछ कमियां हो सकती है, परंतु ये कमियां ऐसी है जिनको दूर किया जा सकता है। परंतु अपने विभिन्न विचारकों के मतों का हमने इस एक जगह विश्लेषण किया है। पहला, अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है, परंतु समाज में विद्वानों की तुलना में मूर्खों की संख्या ज्यादा मानी जाती है। कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं। फागे ने कहा है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। इस लोकतंत्र में यह बहुसंख्यक वर्ग का शासन बन जाता है तथा अल्पसंख्यक वर्ग सदैव भय व आशंका से देखता है। यानी बहुसंख्यक की सरकार बन जाती है और योग्य व्यक्ति कई बार नहीं चुने जाते, क्योंकि अयोग्यों का वोट ज्यादा हो जाते हैं। ये कुछ विचारकों के मत है, सर्वमान्य मत नहीं है। दूसरा, सार्वजनिक शिक्षा का दावा ठीक नहीं। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नैतिक, नागरिक व राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, परंतु लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्रीय समस्या पर अपनी स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताते हैं, जिससे व्यवहार में व्यक्ति को स्वार्थ व कपट की शिक्षा ही मिलती है। तीसरा, लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। ये दावा जो है भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, परंतु व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। इसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। चुनाव में सिर्फ धनवान लोग ही भाग ले पाते हैं। चौथा, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण तथा कानून के निर्माण के लिए व्यवस्थापिका में लंबी चौड़ी बहस होती है। चुनाव में भी भारी व्यय होता है, जिससे एक और खर्चीली प्रणाली तथा दूसरी ओर विकास की गति धीमी रहती है। पांचवा, संकट काल में कमजोर। लोकतंत्र में गुप्त व शीघ्र निर्णय संभव नहीं होते, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी देश नाजी जर्मनी के सामने कमजोर तथा युद्ध के बाद पूर्व यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। छठा है फिर अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र में मिलने वाली असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल अड़ंगा डालने की नीति को उत्तरदायी मानते हैं। वह विरोधी दल सरकार को दोषी बताता है, जिसे जनता वास्तविक स्थिति समझ ही नहीं पाती। मतदाता उदासीन। लोकतंत्र में बार बार होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं ले पाते तथा मतदान प्रतिशत कम रहता है। भारत जैसे देश में 60-65%, 70% तक रहता है। अलग अलग चुनाव में कम ज्यादा आता है। जहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें कम रहता है और पंचायती राज में ज्यादा रहता है। इससे स्पष्ट है कि जनता इसे अपना नहीं मानती और वो निर्वाचकीय थकावट महसूस करती है, उदासीनता रहती है बार बार चुनाव होने पर। फिर आठवां, कला साहित्य व संस्कृति का पतन। इसमें कला साहित्य व संस्कृति को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं होता। जैसे राजतंत्र में राजा सिर्फ सहायता देता है, जबकि कुलीन तंत्र राजतंत्र में सीधे सहायता मिलती है, जिसके कारण कलाकार अपना व्यवसायीकरण करता है। राजनीतिक दलों का गलत प्रभाव, यानी राजनीतिक दल जो होते हैं वो समाज में अस्थिरता फैलाते हैं, दल बदल करते हैं, दलों को जिताने के लिए गलत प्रचार प्रयोग करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का भी आ गया, गलत प्रचार करते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए
व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, तो वो येन केन प्रकार भ्रष्टाचार द्वारा धन को इकट्ठा करते हैं और भ्रष्टाचार द्वारा ही चुनाव जीतना चाहते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद भी वो अपना धन वापस संचय करना चाहते हैं, इसके लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो ओवरऑल ये भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिलता है। फिर विश्व शांति का समर्थक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में भी संकट आते रहते हैं, संघर्ष आते रहते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोकतांत्रिक समर्थक देश थे, वो भी समस्या को सुलझा नहीं पाए और विश्व युद्ध में उनको शामिल होना ही पड़ा। विश्व में आज भी अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, परंतु पूरी तरह से विश्व में शांति नहीं आ पाई है। हालांकि इसका कारण पूरी तरह हम लोकतंत्र को तो नहीं बता सकते, परंतु आलोचकों का मत है कि ऐसा पूरी तरह लोकतंत्र से शांति संभव नहीं है। शांति के लिए बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए और राज्य में शक्ति संतुलन जब होगा तभी शांति होगी। तो ये हमने लोकतंत्र के मुख्य मुख्य दोष देखे। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें। लोकतंत्र जैसा कि बहुत अच्छा शासन माना गया है, ये किसी किसी देश में सफल होता है, ज्यादा सफल हुआ है, और किसी देश में कम सफल होता है। तो आखिर क्या कारण है कि कई जगह यह लोकतंत्र यूरोपियन देशों में, ब्रिटेन और अमेरिका में आप देखेंगे ज्यादा सफल है, उसकी तुलना में भूटान, नेपाल, पाकिस्तान में बिल्कुल कम सफल है। भारत जैसे देशों में भी सफल है, पर पड़ोसी देशों से ज्यादा सफल है, पर उतना नहीं हुआ जितना यूरोपियन देशों में हुआ। इसके कुछ कारण है, मुख्य मुख्य कारण 13 कारण इसमें लिखे हुए। पहला, शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। जिस देश में शांति और व्यवस्था मौजूद होगी वह लोकतंत्र ज्यादा मजबूत रहेगा। जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका कारण वो युद्धों से अलग रहा है और उसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि वहाँ शांति और व्यवस्था मौजूद रही है, इसलिए लोकतंत्र का भी सबसे अच्छा जो रूप है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र फला और फूला है। दूसरा, मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जिस देश की राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत मजबूत होगी वह लोकतंत्र ज्यादा सफल होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था या अर्थ जो होता है राजनीति का आधार होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, स्थिरता है उसके अंदर, तब वहां लोकतंत्र ज्यादा सफल होता है। तीसरा, आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। समाज में धन के आधार पर व्यापक विषमता नहीं होनी चाहिए। लास्की का प्रसिद्ध कथन है कि धन की व्यापक विषमता लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती। जिस देश में बहुत अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई होगी वहां आर्थिक रूप से अस्थिरता रहेगी और लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, क्योंकि वहां सिर्फ वोट देने का अधिकार देने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उसके लिए आर्थिक समानता वहां पर लानी पड़ेगी। चौथा, सामाजिक न्याय की स्थापना। समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में सभी को समान स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, यानी व्यक्तित्व की दृष्टि से सबको समान माना जाना चाहिए और समान अधिकार होने चाहिए। जैसे भारत के संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि विधि के समक्ष समानता हो, छुआछूत का अंत भी किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। ये एक सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में प्रयास किया गया है और काफी हद तक ये सफलता भी रही है। तो जिस देश में सामाजिक न्याय की स्थिति मजबूत होती है वहां लोकतंत्र भी सफल ज्यादा होता है। पांचवा, शिक्षित व जागरूक जनता। शिक्षा और जागरूकता दोनों ही लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, शिक्षा के साथ ही जागरूकता आती है, तो वहां लोकतंत्र ज्यादा सफल होता है। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में ज्यादा सफल होने का कारण यही है। और जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है उसमें शिक्षा भी का स्तर अभी कम है और शिक्षा के साथ धीरे जागरूकता भी धीरे धीरे। फिर छठा, जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना। जनमत निर्माण यानी मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, अखबार, मैगजीन्स और
आजकल सोशल मीडिया ये स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए ताकि जनता तक सही राय पहुंचे। और आजकल सोशल मीडिया इनके द्वारा भी सरकार को फीडबैक मिलता रहता है, तो इनका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। जैसे साम्यवादी देश होते हैं, इनमें जनसंचार के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है, तो वहां पर व्यक्ति सही सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जहां जिस ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है उनको, मीडिया को, यहाँ जो जितना स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, वो वहां पर लोकतंत्र की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, किसी न किसी रूप में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। जैसे भारत में संघ सूची, राज्य सूची, इसके साथ ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं को शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है। तो इससे ज्यादा लोग लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं और सत्ता में आते हैं, तो वहां लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। जहां जितना ज्यादा विकेंद्रीकरण होगा, जितने ज्यादा लोग सत्ता के अंदर भागीदार होंगे, वहां लोकतंत्र उतना ही ज्यादा सफल होगा। लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान लिखित होना चाहिए ताकि कहीं भी भ्रम की गुंजाइश नहीं रहे। संविधान लिखित किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है, उसी के अनुसार अन्य विधियां बनती है। सामान्यतः सभी देशों में आज लिखित संविधान है। ब्रिटेन में जो संविधान वो अलिखित है, या यूं कह सकते हैं कि वो आंशिक रूप से ही लिखित है। लिखित संविधान के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराएं भी होनी चाहिए। जो संविधान सिद्धांत रूप में है, वो फंक्शनल में, कार्य रूप में भी परिणित होना चाहिए, और इसके लिए लोकतांत्रिक परंपराएं होनी चाहिए। इसके लिए जैसे ब्रिटेन में है, कन्वेंशन परंपराओं के कारण ही संविधान लिखित नहीं है, तब भी वहां पर इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका कारण लोकतांत्रिक परंपराएं, कन्वेंशन होती है। इसी के आधार पर जो जिस देश की राजनीतिक संस्कृति में लोकतांत्रिक तत्व ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं। भारत और पाकिस्तान में देखें तो भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं पाकिस्तान की बजाय ज्यादा मजबूत रही है। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि वो संविधान की रक्षा कर सके और कानून का उल्लंघन करने पर वो किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया द्वारा दंडित कर सके। जिस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली न्यायपालिका होती है, वो उस देश में लोकतंत्र उतना ही सफल होता है। तटस्थ नौकरशाही, नौकरशाही के बारे में माना जाता है कि नौकरशाही तटस्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकार बदलती रहती है, निश्चित समय के लिए राजनीतिक दल सत्ता में, कोई राजनीतिक दल सरकार बनाता है, सत्ता में आता है और फिर चला जाता है, परंतु नौकरशाही संविधान और कानून के प्रति उत्तरदायी है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के साथ एफिलेटेड होकर। और 11वां, स्वतंत्र व मजबूत राजनीतिक दल व्यवस्था। लोकतंत्र का आधार राजनीतिक दल भी है। जिस देश में जितने ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और मजबूत राजनीतिक दल व्यवस्था होगी, या ये भी कह सकते हैं कि जहां कम राजनीतिक दल होते हैं, जैसे द्विदलीय व्यवस्था होती है, ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है, इनमें दो दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, तो वहाँ स्थिर सरकार होती है और ज्यादा अच्छे कार्य कर पाती है। बहुत ज्यादा राजनीतिक दल होने पर सरकार में स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि गठबंधन सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जैसे भारत में कई बार बनी है, तो उसमें आपस में खींचतान रहती है। तो द्विदलीय अगर व्यवस्था होती है आदर्श रूप में, तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। फिर योग्य व निष्ठावान राजनेता, देश में निष्ठावान योग्य राजनेता होना चाहिए, उनमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार फैलाने वाले नहीं होने चाहिए, और उनकी देश के प्रति जितना ज्यादा निष्ठा होगी, लोकतंत्र उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। फिर वहां है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, देश के आधारभूत मामले,
जैसे देश का संविधान है, जिसमें किस तरह की व्यवस्था होगी, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, इन इन बारे में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में है तो लगभग मुख्य मुख्य बातों पर सहमति है कि वहां पर आज भी क्राउन होता है, सम्राट होता है। सम्राट को बनाए रखने के बारे में दो मुख्य पार्टी जो है, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, उनके उनमें सहमति है। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये कुलीन तंत्र का प्रतीक माना जाता है, उसके बारे में भी सहमति है। यानी इस तरह से राष्ट्रीय मामलों में अगर सहमति होती है तो कोई बहुत लोकतंत्र वहां पर उतना ही ज्यादा सफल हो पाता है। और राष्ट्रीय मामलों में अगर सहमति नहीं है तो बार बार ही संविधान ही बदलना पड़ता है। भारत के पड़ोस में जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पूरा पूरा संविधान ही बदलना पड़ा। चीन में भी जो संविधान चल रहा है वो चौथा संविधान 1982 में, वर्तमान संविधान 1982 में लागू, ये चौथा संविधान है। फ्रांस में भी बहुत सारे संविधान बदले गए 1789 की बात है। इस तरह से अगर राष्ट्रीय मामलों में सहमति नहीं होती तो वहां पर बार बार अस्थिरता फैलती है। तो इस प्रकार हमने देखे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ परिस्थितियां और कुछ शर्तें होनी चाहिए। इसमें एक डिबेट एक भी है कि क्या जो अधिनायकवाद है, तानाशाही लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। तो दोनों लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र जो है दोनों ही भिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं। और देखने में किसी देश में लोकतंत्र असफल होने पर अधिनायक तंत्र व इसके असफल होने पर लोकतंत्र को अपना लिया जाता है। परंतु सिद्धांत में दोनों में अंतर है और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से लोकतंत्र ज्यादा श्रेष्ठ होता है। पर इसमें मानव की गरिमा की दृष्टि से भी तुलना है कि मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ है और उसके विकास सभी अन्य सब उसके विकास के साधन है। लोकतंत्र मानव की गरिमा को स्वीकार करता है और लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जो स्वयं को साधन व व्यक्ति को साध्य मानता है। दूसरा इसमें उत्तरदायी शासन की दृष्टि से लोकतंत्र इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि शासक वर्ग का चुनाव न केवल जनता द्वारा होता है बल्कि वह नीतियों व कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए शासक स्वेच्छाचारी नहीं बन पाता। कार्यकुशलता की दृष्टि से प्राय माना जाता है कि अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होने से कार्यकुशलता पाई जाती है, परंतु कुछ समय बाद इसमें आंतरिक भ्रष्टाचार होता है और आंतरिक विकास रुक जाता है। और लोकतंत्र में कार्यकुशलता है। विकेंद्रीकरण की दृष्टि से लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की जाती है, नागरिक इसमें भाग लेते हैं, उनकी चेतना का विकास होता है। परंतु अधिनायकवाद में सत्ता का केंद्रीकरण ही होता है। भय व क्रांति की दृष्टि से लोकतंत्र में सामान्य जनता व शासक भय से पीड़ित नहीं होते तथा गृह युद्ध व क्रांति की संभावना भी नहीं होती। साधारण जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। जनता चुनाव में भाग लेती है और भय मुक्त वातावरण बना रहता है। परंतु अधिनायकवाद में जनता भयभीत रहती है और गृह युद्ध व क्रांति की संभावना रहती है। देखते हैं लोकतंत्र अपना सुधार कर लेता है। लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां होती हैं परंतु वो अपना सुधार कर लेता है। तो लोकतंत्र शक्तिशाली व्यवस्था भी है। जन सहमति पर आधारित होने से जनता में राष्ट्र प्रेम है, संकट काल में जनता का सहयोग मिलता है। अधिनायकवाद में ऐसा नहीं होता। और अंतरराष्ट्रीय वाद की दृष्टि से भी देखा जाता है तो लोकतंत्र ज्यादा अच्छा होता है। राज्यों के विवाद जो होते हैं शांति, वार्ता, संधि, समझौतों द्वारा सुलझाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून जनमत का ज्यादा पालन करता है। इससे विश्व में शांति बनी रहती है। इस प्रकार हमने जो लोकतंत्र का पूरा विवरण या अध्ययन किया है, इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र के कई सिद्धांत भी हैं इसके, और लोकतंत्र में गुण हैं, दोष हैं, परंतु दोष ऐसे हैं जिनको दूर किया जा सकता है, वो स्थायी है। और गुण जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, जो ज्यादा टिकाऊ है, उनको अपनाया जा सकता है। आज यही माना जाता है कि मनुष्य ने शासन का सर्वश्रेष्ठतम रूप खोज लिया है, वो है लोकतंत्र। और आज
विश्व में अधिकांश देशों में लोकतंत्र है और बाकी देश भी लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। लोकतंत्र में कुछ कमियां जरूर है, परंतु जिसमें सुधार की आवश्यकता है और उनको सुधार किया भी जा रहा है। लोकतंत्र को लगातार लोक कल्याणकारी बनाने की आवश्यकता है, जिससे में राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए। तो आज लोकतंत्र एक सर्वमान्य सिद्धांत बन चुका है, ये भी रहते हैं, इसी से विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। धन्यवाद।